प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल असम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालक जी, आपका कक्षा 10वीं में है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं 2025 में देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपको बहुत सारे प्रक्रियाएं से गुजरना है। आपको बहुत सारे मंथली टेस्ट एग्ज़ाम होंगे। मैं तो ये कहता हूँ बच्चे, आपके जितने भी टेस्ट होंगे इसमें आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं मंथली एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं करते हो तो ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत लेट हो चुके हो, सिलेबस आपका लेट है। और ये बात मैं उनके लिए बोलता हूँ कि जो बच्चा सोचता होगा कि मेरा मंथली एग्जाम ये पहला ख़राब गया तो मैं बहुत पीछे हो गया, मैं फेल हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। आप पहला मंथली एग्जाम में कुछ नहीं अच्छा कर पाए तो दूसरे में अच्छा अटेंड कीजिए। थोड़ा सिलेबस को स्पीड बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर कीजिए, ताकि आपको पता है कि हर महीने में कम से कम 2-2 चैप्टर को पढ़ लेने चाहिए, ताकि साल होते होते आपका सारा सिलेबस निकल जाए। और एग्जाम ऐसा ही हो रहा है मंथली में। आपसे अभी शुरू में मैंने देखा कि आपके साइंस में एक चैप्टर से पूछा गया था, इस बार आपको 2-2 चैप्टर से पूछे जाएंगे। यानी आपको फिजिक्स में दूसरे चैप्टर पढ़ लेना चाहिए, बायोलॉजी में दूसरे चैप्टर पढ़ लेना चाहिए, और केमिस्ट्री में भी। तो बच्चा जी ऐसा है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आपका पिछले सेशन में पूरा कवर कराया गया, पूरा कंप्लीट वीडियो है और प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। फिर मैं बच्चों को बोल रहा हूँ सर इस बार केमिस्ट्री का नया लेक्चर क्यों आ रहा है, तो बच्चा जी उसी चैप्टर को फिर से थोड़ा मॉडिफाई करके और थोड़ा आसान करके कि बच्चे को और मज़ा आए, ताकि बच्चे को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसे पिछला वीडियो काफ़ी है, क्योंकि पिछले साल ही बच्चे पढ़ के जिन बच्चे ने ठीक से पढ़ा वो अच्छा नंबर लाए हैं। तो उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें 24 वाला क्वेश्चन भी अटेंड हो जाएगा, ये मेरा पर्पस है। तो ऐसा मान के चले, ऐसा नहीं कि पिछले साल वाला कंटेंट खराब है। आप पिछले साल के लेक्चर देख सकते हो, इस साल आ रहा है तो डेफिनेटली इसके नोट्स तो बनाना ही चाहिए आपको, क्योंकि ये वाला रिवाइज नोट्स है, थोड़ा इसमें कंटेंट आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका चैप्टर का नाम होगा एसिड बेस सॉल्ट, यानी अम्ल क्षारक और लवण चैप्टर का नाम होगा। ये वजह पिछले साल का नोट्स है, अगर पढ़ाना होता तो मैं इसको पढ़ा देता, लेकिन नहीं, आपके लिए रिवाइज नोट्स तैयार हुआ है, इस साल का नोट्स कंटेंट तैयार हुआ है। और जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये सारे क्वेश्चन तो करा चुका हूँ। ये चैप्टर होगा, जहाँ जहाँ मुझे कंटेंट ज़रूरत पड़ेगा तो पिछले साल वाला से मैं कंटेंट डालूंगा, और जहाँ मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट क्लियर है तो मैं आपको ज़रूरत नहीं करूँगा, आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए बच्चा जी, बात ऐसा है कि आप जब भी मेरा लेक्चर देखे जाइएगा, आप अपना NCERT से हम कवर करते हैं, तो आप NCERT कवर कीजिएगा। और आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स की ज़रूरत है तो बस काफ़ी है, इनफ है NCERT। तो ये वाला चैप्टर जाके अपना घर पे आज रीड ज़रूर से करेंगे बच्चा जी। एक ही पेज 2 पेज जितना आज पढ़ाऊँ लेक्चर में उतना ही कंटेंट रीड कीजिएगा जितना आज लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो अपना चैप्टर 2 है, अध्याय 2 है, जिसका नाम है एसिड बेसिस और सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। तो पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। ये तो सबको भी जानता है कि भाई अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। बात यहाँ नहीं है, हम ये करना चाहते हैं कि बच्चे जी पहले हम कुछ आपको नया कॉन्सेप्ट बताएंगे अम्ल क्षार लवण के बारे में। चलो तो पहले हम कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ लेते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं? तो कंपाउंड क्या है, एक निश्चित तत्व के अनुपात में मिलकर बनते हैं। निश्चित, जैसे बोलता हूँ जल H2O, तो प्यारे प्यारे बालक के मन में चलता होगा H2O, हाइड्रोजन के 2 रेशियो और ऑक्सीजन के 1, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो फिक्स अमाउंट है, इसके पर्पस में बना एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट तो मिले हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन उनका रेशियो फिक्स है, तो इसे हम कंपाउंड बोलते हैं। क्लास 9th में पढ़े होंगे, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं थी। मैं इससे निकाल लेता हूँ। चलो तो हम अम्ल क्षार लवण के कुछ जनरल उनको ये भी पढ़ेंगे। चलो एसिड क्या होते हैं बच्चे, मैं बोल रहा हूँ जनरली, सामान्यतः एसिड सबको बोलता है कि स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसा मत याद कीजिए। आप बताइएगा सामान्यतः, यानी अधिकांश, मैक्सिमम देखा गया है कि जो एसिड होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, सौर होता है, खट्टा होता है। और ये जो एसिड सबसे बना है बच्चा जी, ये जो एसिड्स जो का अम्ल बना है, एसिडर्स शब्द से बना है, जो जिसका अर्थ ही होता है एसिड, जिसका अर्थ होता है खट्टा। यहाँ पे एक बात है बच्चा जी कि मैंने बोला कि हमेशा क्यों, हमेशा आप नहीं बोल सकते हैं ना कि स्वाद में खट्टा होता है, क्योंकि मैं एक चीज़ का आपका नाम दिखाना चाहता हूँ। पहले कुछ इसका हम चलो यहाँ से पढ़ेंगे प्रकृति। आप पहले यहाँ तक नोट्स बना लीजिए, और बच्चे जब जब बोलूँ कि नोट्स बना लो तभी बनाने का, ये पूरा कंटेंट यहाँ तक आप लिख लीजिए। हो गया कंप्लीट? चलिए, होता है। अब आपको मैं पिछले कंटेंट दिखाता हूँ, वहाँ से एक शब्द आपको ये लिखवाता हूँ, ताकि आप लोग बोल देते हैं खट्टा होता है, खट्टा होता है। ये देखो बच्चे जी, कितना प्यारा सा कंटेंट लाया हूँ। सही है या गलत, ट्रू और फॉल्स?
अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जबकि क्षार का स्वाद, जो क्षारक का स्वाद होता है, कड़वा होता है। ठीक है, सही बात है। तो क्या ये हमेशा के लिए सत्य है क्या? तो बताइए फॉल्स, हमेशा के लिए गलत है भाई। हमेशा ही स्वाद में खट्टा होगा अम्ल कहलाएगा, और स्वाद में कड़वा होगा क्षार कहलाएगा। ये हमेशा ऑलवेज के लिए गलत है। हाँ, जनरली के लिए सही है। क्यों सर? क्योंकि रीजन नीचे दे रहा हूँ, रीजन देखो। कॉफ़ी ले लो, कॉफ़ी सब लोग पीते हैं। कॉफ़ी कभी चख के देखना, काला काला जो होता है ना मार्केट से, दूध में डाल के नहीं, डायरेक्टली कॉफ़ी लेके उसको अपने जिप पर रखना, स्वाद में कड़वा मिलेगा। क्या मिलेगा? कड़वा। तो आपके हिसाब से तो क्षार होना चाहिए, क्योंकि जो स्वाद में खट्टा है अम्ल है, जो स्वाद में कड़वा है वो क्षार है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चा जी, जैसे वो कड़वा हो गया वो आपके हिसाब से क्षार होना चाहिए, लेकिन नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, उसकी जो प्रकृति होती है, उसकी नेचर होता है, अम्लीय होता है। और उसमें अम्लीय क्यों होता है? तो उसमें एक एसिड पाया जाता है, इसका नाम होता है क्यूनिक एसिड पाया जाता है उसमें। अतः अधिकांश केस में अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन ऑलवेज नहीं, ऑलवेज खट्टे नहीं होते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक हो गया? यहाँ तक नोट्स बन गया? क्लियर है बालक जी? ये बोलता हूँ मुझे कंबाइंड नोट्स है, थोड़ा सा नया वाला कंटेंट, थोड़ा सा पिछला वाला कंटेंट आपको कंबाइंड। चलो थोड़ा अम्ल के बारे में और पढ़ लिया जाए। अम्ल जो नेचर में होते हैं बच्चा जी, क्रूजिव होते हैं, यानी संक्षारक होते हैं, मतलब जलन। अगर कहीं पर एसिड पड़ जाएगा ना, ये जलेगा, आपका त्वचा जल सकती है, यानी वो जलन पैदा करते हैं। बहुत बहुत सही है। दूसरा पॉइंट, अम्ल जो प्रकृति में, सॉरी ये तो हो गया, पहला तो हो गया कि भाई खट्टे होते हैं, दूसरा हो गया कि क्रूजिव होते हैं यानी संक्षारक होते हैं। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है, और यह अपने जलीय विलयन में H+ आयन देता है या उत्पन्न करता है। सर जलीय विलयन में क्यों? ये एक्वस, ये क्यों लिखा ना, एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन में क्यों? ये क्यों में क्यों? क्योंकि बच्चा जी क्या होता है कि जल जो होते हैं, कोई भी जल ले लीजिए, वो अपना गुण कब दिखाएंगे? जलीय विलयन में, क्योंकि जल में उसके आयन टूटते हैं, टोटली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी टोटली उसमें क्या बोलते हैं, घुल जाते हैं टोटल। और क्या देते हैं? H+ आयन देंगे या H3O+ आयन देंगे। H3O का नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। तो अम्ल क्या होते हैं? जो जल में H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। चौथा, अम्ल अच्छे विद्युत का सुचालक होते हैं, अच्छे विद्युत अपघट्य होते हैं, अर्थात एसिड आर गुड इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक अर्थात इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब गुड कंडक्टर होते हैं। तो ग्रुप कंडक्टर क्यों होते हैं सर? चालक क्यों होते हैं? सिर्फ क्योंकि उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता होगा, फिर उसमें आयन होते हैं, फ्री ऑफ आयन, यानी उसमें सर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते होंगे जो मूवमेंट कर पाते होंगे, इसलिए मैंने बोला फ्री ऑफ आयन होते हैं उसमें, क्योंकि उसमें इसका हिंदी हो जाएगा मुक्त आयन। उसमें मुक्त आयन होते हैं। चलो इलेक्ट्रोलाइटिक में बताया विद्युत अपघट्य क्या होते हैं कि वे पदार्थ, आपने वर्ड यूज किया था सर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं सर? यानी विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? तो वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर आसानी से विद्युत प्रवाहित होते हैं, जिनसे आसानी से मोटे मोटे बोले तौर पर तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए आसानी से, इजीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, अर्थात विद्युत अपघट्य। क्लियर? चलो अब क्षार के बारे में पढ़ेंगे। क्षारक को बच्चा जी हम लोग भस्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भस्म। तो ये जल में, ये तो स्वाद में खट्टे कड़वे होते हैं, ये स्वाद में क्या होते हैं? चलो इसको लिख लो, लिखा सब कुछ लिखा गया। स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। और क्षारक जो होते हैं बच्चा जी, ये देखो मैंने बच्चे यहाँ पर क्षारक और क्षार अलग चीज़ होता है। क्षारक को हम लोग एल्कली बोलते हैं। तो एल्कली जो होते हैं, जितने क्षार होते हैं, जो जल में घुलकर क्षारक, जो जल में घुलनशील क्षारक को क्षारक कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक यानी जल में घुलनशील जो भस्म होंगे, क्षारक होंगे, उसे हम क्षार कहते हैं। क्लियर हो गया? सर ये क्षारक और क्षार में क्या डिफरेंस है? हल्का सा प्यारे जी, हल्का सा डिफरेंस है जो क्लियर कर दिया जाएगा, नो टेंशन। चलो उत्पन्न करते हैं और जल में घुलकर ऋणात्मक आयन देते हैं। ये निगेटिव आयन देते हैं बच्चे जी, पॉजिटिव में निगेटिव आयन के रूप में हाइड्रोक्साइड देते हैं। निगेटिव आयन के रूप में हाइड्रोक्साइड बोलते सर OH- देते हैं। उसका क्या रहता है? H+ आयन। H+ आयन देगा तो अम्ल, OH नेगेटिव देगा तो क्षारक, क्षार। क्लियर हो गया? स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी सर बिटर टेस्ट, फिसलन, यानी सर छूने पर ये साबुन जैसा टच होता है इसका, साबुन कितना फिसलता है, इसके भी क्षारक जीव भी होते हैं, छूने पर बहुत फिसलते हैं, चिकने होते हैं। ये भी विद्युत के सुचालक होते हैं, इनका भी
इनका संक्षारक प्रभाव होता है, इनका भी संक्षारक प्रभाव होता है। यस और नो में आंसर दीजिएगा प्यारे जी। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि आपके पास कोई बीकर में, कोई टेस्ट ट्यूब में एसिड है या बेस, अम्ल है या क्षारक, उसको आप कैसे, उसको जानने के लिए क्या उसको आप टेस्ट लेंगे कि स्वाद में खट्टा है, क्षारक है? बच्चा जी, आपने क्या पता कोरिजीव भी होते हैं, अगर जीभ पर रखोगे कहीं आपकी जीभ गल जाए, आपको जीभ को ही जला दे, क्योंकि एसिड आप कोरिजीव होते हैं, क्षार भी होते हैं। तो क्या ये प्रोसेस सही है क्या कि आप चख के ही चेक करें? यस और नो। तो जो बच्चे सोच रहे हैं सर नो, बिल्कुल आप करेक्ट बॉय हैं, अच्छे बालक हैं, नहीं हम चखेंगे नहीं। तो सर क्या करें? और इसे क्यों नहीं चखेंगे? ये पहला कारण, यह विनाशकारी हो सकता है क्योंकि उसको छूने पर अत्यधिक संक्षारक होते हैं दोनों के दोनों, तो अच्छा को जला सकते हैं। दूसरा, टेस्ट से हम बिल्कुल ये नहीं बता सकते हैं कि अम्ल है या क्षार, क्योंकि कॉफ़ी देखा आपने, कॉफ़ी बिल्कुल कड़वा था फिर भी अम्ल था, तो फिसल जाओगे बच्चा जी, क्योंकि आप जब भी चेक करेंगे ना तो डायरेक्टली हम स्वाद से नहीं बता पाएंगे कि अम्ल है क्षारक, क्योंकि फंस जाएंगे क्षारक के कॉफ़ी वाले केस में। तो सही पैमाना क्या है सर, एग्जैक्टली वैल्यू कैसे निकालेंगे कि एसिड है कि बेस है? तो उसके लिए हम लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इंडिकेटर का। इंडिकेटर दो होंगे, एक तो कलर में चेंज लाएंगे, और एक क्या होंगे बच्चा जी, स्मेल में चेंज लाएंगे। पहले क्या है, कहते कि इंडिकेटर वे सूचक रसायन होते हैं जो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अपना रंग या गंध बदलते हैं। एक तो कलर चेंज करेगा या तो अपना स्मेल चेंज कर देगा। ठीक, जो कलर चेंज करेगा उसे हम बोलेंगे सिंथेटिक, और कलर चेंज करता है क्या होता है? सिंथेटिक होता है, या उसको वो जो मानव निर्मित चीज़ें बनाए, जैसे आपने पढ़ा होगा लिटमस पेपर के बारे में। और एक ये जानेंगे आज के बारे में, आज जानेंगे। एक होता है गंधीय घ्राण सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो सूंघने की जो क्षमता के आधार पर हम बता पाएंगे कि ये अम्ल है कि क्षार है। क्लियर? अब देखिए, मैंने बोला कि दो होंगे, एक चलो उसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक। याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों इंडिकेटर हैं जो नेचुरल होते हैं। लिटमस पेपर, टर्मरिक, हल्दी, चाइना रोज, ये जितने हैं ये नाम दिख रहा है आपको, ये क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है सर? अब देखिए, पुराने नोट से पढ़ा रहा हूँ, ये कंटेंट आपको लिखना है। जो लिटमस होते हैं क्या होता है? एक बैगनी रंग का पर्पल कलर डाई, या इसके दो कलर होता है, पर्पल कलर डाई या मेव मतलब हल्का बैगनी या बैगनी रंग का एक रंजक होता है जो लाइकेन से प्राप्त होता है। जो लाइकेन क्या है? एक प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत से पौधा है जो थैलोफाइटा के डिवीजन से संबंधित है। उतना डिटेल में नहीं जानना है सर प्लांट किंगडम के ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। अब देखो, एक तो होंगे अम्लीय लिटमस, अम्लीय होगा, और एक होगा नेचुरल, और एक होगा बेसिक। अम्लीय जो रेड लिटमस सॉल्यूशन होगा, एसिडिक में क्या होगा? एसिडिक अम्लीय में रेड लिटमस सॉल्यूशन होता है। और न्यूट्रल में क्या होता है बच्चे? इसका कलर, लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? अम्लीय में लाल हो जाएगा, अम्ल होगा तो लाल हो जाएगा, और न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा तो बच्चे जी पेल पर्पल मतलब मेव, यानी हल्का बैगनी रंग का ही रहेगा जैसा था उसका कलर, नो चेंज। और क्षार होगा तो नीला लिटमस, लाल में अम्ल में लाल हो जाएगा, क्षार में नीला हो जाएगा। ठीक है, ये इसके प्रॉपर्टीज है। अब चलो, जो लिटमस विलियन है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लिटमस विलियन बच्चे जी एक अशुद्ध जल में लाइकेन से प्राप्त प्राकृतिक रंग है जो नेचुरल डाई को घोलकर बनाया जाता है। लिटमस विलियन का मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई अम्ल जो होते हैं ये क्षार के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों में डिफरेंट है, चेक कीजिए। लाल लिटमस विलियन में अम्ल मिलाते हैं तो यह लाल हो जाता है। और यहाँ बात कर रहे हैं कि लाल लिटमस को, और बच्चे जी जब लाल लिटमस को विलियन में डालते हैं तो एसिड लाल लिटमस विलियन में एसिड मिलाते हैं तो यह लाल हो जाता है। ठीक है सर। और जब हम क्षारक को मिलाते हैं तो यह नीला हो जाता है। वो जो ऊपर आपको स्लाइड में दिखाया था, यहाँ देखो लिटमस सॉल्यूशन है, इसमें आपने क्या डाला? एसिड, तो क्या हो गया? रेड कलर का हो गया। अगर लिटमस सॉल्यूशन में आपने क्या डाला? लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस विलियन, इसका हिंदी क्या हो जाएगा नाम? लिटमस विलियन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे जी? जैसे इसके क्षार मिलाएंगे आप, अगर क्या बोलते हैं लिटमस सॉल्यूशन में अगर आपने एसिड डाला तो ये रेड कलर का बन जाएगा, अगर उसमें आपने क्षार डाला तो ये ब्लू कलर का, नीला कलर का बन जाएगा।
कोशिश किया हूँ कि जो मेरे पास कलर मिल जाए जरूर यूज़ किया हूँ। डिजिटल बोर्ड नहीं है बच्चा जी, लेकिन कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको नीला कलर भी दिखा दिया, रेड कलर भी दिखा दिया, तो वीडियो को लाइक तो करना बनता है ना। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आ जाएंगे, बायो में फुल मार्क्स आ जाएंगे। आई थिंक आप मैथ में भी पढ़ के भी हमसे बच्चा जी 100 नंबर ला सकते हैं, और आप एक टीचर बन सकते हैं। इसके बाद आप किसी को ईजिली पढ़ा पाएंगे आप आसानी से। और ये नोट्स अपने टीचर को जरूर जाकर दिखाइएगा, कंप्लीट नोट्स है। इससे बेहतरीन नोट्स आपके शायद पास नहीं होगा, मेरे आसपास के किसी कोचिंग वाले के पास नहीं है, क्योंकि जितना मेहनत यहाँ पर हो रहा है बच्चे आपके लिए किसी के पास नहीं है। इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण बात क्या है, लिटमस बिलियन जो है बैंगनी रंग का एक रंजक होता है, जो थाइलाफाइड के समूह से मैंने आपको दिखाया था पहले, पढ़ा था। इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस बिलियन जब न अम्लीय होता है और न जब क्षारीय होता है, तब इसका रंग बैंगनी रंग का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जब लिटमस बिलियन ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, अर्थात जब उदासीन होगा तो इसका कलर बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पुटनिया एवं जेरेनियम जैसे फूलों की पंखुड़ियाँ इत्यादि किसी बिलियन में एसिड और क्षार की उपस्थिति को सूचित कर देते हैं। आप बहुत सारे बना सकते हैं घर पे। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक कहते हैं, इन्हें एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं, इन्हें अम्ल क्षार सूचक या सूचक कहते हैं, ठीक है, इंडिकेटर कहता है। अब देखो कितना प्यारा, इतना प्यारा यहाँ फ्लो चार्ट में पढ़ा दिया गया है कि आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। देखो मैंने क्या बोला, मेरे पास लिटमस पेपर है, ठीक है सर। अच्छा लिटमस पेपर बनता कैसे है, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, जो पिछले साल पढ़ाया गया है, मैं यहाँ पर पढ़ाया हूँ, लेकिन मैं उसको जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप चाहते हैं तो मेरा पिछला साल के लेक्चर जरूर देख सकते हैं। चलो लिटमस पेपर कैसे बनता है आप मेरा पिछले लेक्चर देख लें तो बन जाएगा। यहाँ भी दिखा रहे हैं आपको, यहाँ भी तो बन सकता है। चलो पहला केस देखिए, लिटमस बिलियन है आपके पास इसमें, ठीक है सर। आपने क्या डाला, एसिड। मैंने बताया था जब एसिड डालेंगे इसमें आप तो इसका कलर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। देखो तो केस 1, जब लिटमस बिलियन क्या था बच्चे, लाल लिटमस में डालेंगे इसमें, किसमें क्या डालेंगे, लाल लिटमस, तो नहीं चेंज। जब बिलियन में यहाँ पर क्या लिटमस पेपर अम्ल वाले में डाला गया तो लाल का लाल रह गया, ठीक। लेकिन अपने इसमें नीला लिटमस में डाला। फिर से सुनिए, ये क्या है, लिटमस सॉल्यूशन है। लिटमस कोई सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन कैसा है, अम्लीय है, एसिड वाला है। इसमें आप डाल रहे हैं लाल लिटमस पेपर। कैसे डाले आपने, लाल लिटमस पेपर डाला आपने, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन आपने इसमें डाल दिया नीला, तो जिसे हमने डुबाया, तो देखो यहाँ तक डुबा है ना, तो जहाँ तक डुबा रेड हो गया। अब देख पा रहे हैं क्या, इतना कलर क्या हो गया, रेड हो गया। बाकी जो नहीं डुबा इसको भी और डुबा होते भी रेड हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो जो नीला लिटमस था, ब्लू लिटमस क्या बन गया, रेड बन गया, ठीक है सर। कोई दिक्कत प्यारे जी को नहीं सर। अब चलो, और क्षारीय बिलियन होगा तो केस 2 देखो, इसमें लाल लिटमस डाला आपने तो नीला हो गया। लाल लिटमस ये रेड था, रेड तो क्या हो गया, नीला हो गया। पूरा रेड लिटमस था, क्या बन गया, नीला। और नीला लिटमस डाले तो नो चेंज। चलो हो गया। और थोड़ा सा अभी इसको आप नोट करेंगे, यहाँ तक नोट हो गया, यहाँ तक नोट हो गया बच्चा जी का। कहाँ तक बोले, अच्छा। चलो यहाँ तक नोट हो गया ना नोट यहाँ तक। अब देखो थोड़ा सा आपको ये लिखना नहीं है, पिछले साल का दिखा रहा हूँ, देखो लिटमस पेपर। बच्चा जी अपने कोचिंग में बहुत सारे ऑनलाइन टीचर पढ़ाते हैं, इतने इंडिया बेस्ट टीचर हैं, जैसे नाम भी लेता हूँ उनके, मेरे में सुनील सर हो गए, भारती मैम हो गई, बहुत टीचर है। तो जो आपको नोट्स ये दिख रहा है ये अलग टीचर का है, इस जो पढ़ा हूँ अलग टीचर का है, और दोनों का कंबाइन करके मैं पढ़ाता हूँ। उन टीचर से जो मुझे बहुत बेहतरीन लग गया, इनका बेहतरीन लग गया, ऐसे सब टीचर अपने आप में बेस्ट हैं। फिर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं अपना भी एक्सपीरियंस जोड़ता हूँ, लेकिन मैं क्रेडिट इसलिए नहीं लेता हूँ कि बच्चे जी मैं अपने आप को विद्यार्थी समझता हूँ, और मुझे खुशी होती है कि मैं अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूँ। आप नहीं मानते हो अपने आप को। अगर आप अपने आप को विद्यार्थी मानते तो कहीं ना कहीं आप मेहनत करते, तो आप करते नहीं हो। चलो देखो इसमें 3 बनता कैसे है, थोड़ा समझ लो, इसको लिखना नहीं है, इस स्लाइड को मत लिखना। लिटमस पेपर कैसे बनता है, तो 3 बिलियन में, जो 3 बिलियन ऊपर दिखाया था आपको ये वाला, 3 बिलियन में पेपर डालो, सुखा दो, बन गया। अब देखो अभी जो पढ़ा आपको, देखो कितना, यहाँ भी वही कंडे पढ़ाए हूँ। जैसे कि आपके पास बन गया 3 पत्र, एक लाल लिटमस पेपर, एक उदासीन और एक नीला। लाल लिटमस पेपर आपने कहाँ डाला बच्चा जी, क्षार में क्या हो गया, नीला।
और अम्ल में डालेंगे तो क्या हो गया, अम्ल में और उदासीन विलयन में लाल का लाल रहेगा। न्यूट्रल में तो कोई नहीं चेंज होता है। अगर आप नीला लिटमस पेपर को डालें यहाँ पर अम्ल में डालें, अम्ल में, तो अम्ल में डालेंगे तो लाल हो गया, और क्षार में क्या हो गया, उदासीन और क्षार माध्यम में डाले तो नीला का नीला रह गया। तो सेम चीज़ यहीं पर आ गया, इस बार तो ड्राइंग अलग बना दिया हूँ। तो मेहनत तो हो रहा है अपनी तरफ से, हर साल कंटेंट को रिवाइज किया जा रहा है ताकि बच्चे को कुछ थोड़ा बेहतर मिले। वही चीज़ें क्यों हर साल थोड़ा मज़ा आ जाए बच्चे के ऊपर। चलो, आपको मैंने पढ़ा कि टर्मरिक भी आपका क्या है, इंडिकेटर है, और ये कलर वाले हैं। तो ये क्या करता होगा, एसिड में डालेंगे तो नो चेंज, हल्दी वाला जो होता है इसको एसिड में डालेंगे तो नो चेंज, लेकिन आप जैसे इसको क्षारक में डालेंगे, इसीलिए वजह से कभी हल्दी लगे ना भूल से आपके कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में, तो आप उसको साबुन से मत धोइएगा। साबुन से धोएगा ना तो ईंटा ही से लाल हो जाएगा, अरे लाली में जैसे लाल लाल हो जाएगा, भूरा कलर का हो जाएगा, और तुम उसको मिटा नहीं पाओगे। तो सर अगर दाल वाल का हल्दी का दाग लग गया है, सब्जी भी का दाग लग गया है, तो क्या करें, तो उसमें बच्चा जी आप क्षार का इस्तेमाल ना करें, उसके लिए कुछ अलग इस्तेमाल करेंगे आप, वहाँ पर क्षार तो बिल्कुल नहीं करना आपको। चलो आ जाओ, अब पढ़ते हैं बच्चे हल्दी वाला क्या होता है। कोई विलयन है, इसमें आपने हल्दी डाला तो ये क्या हो जाएगा, रेडिश, लाल लाल जैसा हो जाएगा, ईंट कलर का हो जाएगा, ईंटा जैसा। जब ये क्षारीय में होगा तो इसीलिए नहीं डालना चाहिए। इसीलिए आप कपड़े पर हल्दी लगाए तो भाई छोड़ दो, हल्दी वाला दाग धीरे सूख जाएगा, अपने पानी से करो, लेकिन ऐसे डाल सकते हो, लेकिन उसमें ये मत डालो, क्षार तो बिल्कुल मत डालो, साबुन मत डालो। चाइना रोज क्या बताएगा, चाइना रोज मतलब उड़हुल का फूल क्या बताएगा, तो चाइना रोज की जो पंखुड़ी होती है, जब सोल्यूशन विलयन में डालेंगे तो अगर एसिड में डालेंगे तो डार्क पिंक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कलर याद करने पड़ेंगे प्यारे जी आप लोग को। अगर बिहार बोर्ड का मूड बदला, क्वेश्चन थोड़ा हैवी कर देगा, तो अपने नोट्स में से तो बाहर नहीं जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कितना भी अच्छा लेवल कर दिया जाए, अपने नोट्स में से बाहर नहीं जाए। क्यों, क्योंकि पहली बार हम लोग NCERT कवर करते हैं, दूसरा चीज़ की डिटेल में पूरा इसको चैप्टर को हम समझते चल रहे हैं, हर एक पॉइंट को कवर किया जा रहा है, तो कहाँ जाएंगे वो लोग। बिहार बोर्ड को तो क्वेश्चन इसी से पूछना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन रट जाओ, BBI है, ऐसा नहीं प्यारे जी। हम बोल रहे ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, आप कंसेप्ट सीख लो। चलो, तो चाइना रोज को जब हम एसिड में डालेंगे अमल में तो क्या हो जाएगा, गहरा गुलाबी कलर का हो जाएगा। अगर उसको क्षार में डालेंगे तो बच्चा जी ग्रीन कलर का हो जाएगा। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, सीखते चलना है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलो, आपने लाल पत्ता को भी देखा होगा, रेड कैबेज, ये इसका ओरिजिनल कैसे कैसे होता है, ये पर्पल बैगनी होता है, ठीक है सर, लेकिन इसको आप डालेंगे एसिड में तो रेड हो जाएगा, क्षार में डालेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। ये कलर का खेल सीखना पड़ेगा। अब आपको दूसरा पढ़ाया था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है, ऑल्फैक्टरी। चलो, देखो ऑल्फैक्टरी में क्या गंध से बताएंगे हम। तो ऐसे सूचक जो पदार्थ ऐसे सूचक, ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो गंध में अम्ल या क्षार के माध्यम में अपना गंधे बदल देते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, प्याज ले लीजिए, प्याज अगर उसमें आप अम्ल डालेंगे तो स्वाद उसका तो वैसा ही रहेगा, प्याज जैसा रहेगा, लेकिन जैसे उसमें क्षार डालेंगे तो उसका स्वाद, उसका स्मेल गायब हो जाएगा। वेनिला लीजिए, क्या बोलते हैं, लौंग का तेल, नहीं लौंग तो यहाँ पर, वेनिला में क्या करेंगे और एसिड डालेंगे तो वो गंध रहेगा, लेकिन क्षार में डालेंगे तो गंध उसका गायब हो जाएगा। उसका प्याज का खुशबू गायब, प्याज महकता है ना, महक लीजिएगा, उसमें आप साबुन का रस डालिए, साबुन का भी विलयन बना के डालिए उसमें क्षार जाके, देखिएगा प्याज का सुगंध गायब हो जाएगा। ओ भाई क्या कमाल है सर, मज़ा। चलो, लौंग का तेल भी ऐसा ही है, अम्ल डालेंगे, अम्ल सर क्या है, अरे नींबू डालने का ना, नींबू का रस डालना है तो लौंग का तेल का खुशबू लौंग जैसा महकेगा, लेकिन जैसे आप साबुन डाल देंगे, साबुन का घोल बना के, लौंग का खुशबू गायब हो जाएगा। तो खुशबू रहा, खुशबू गायब हो गया। ऐसे हम इंडिकेटर को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, गंधीय सूचक। क्लियर। फिर आइए मेरे ओल्ड कंटेंट के पास, यहाँ पर बात हो रहा है बच्चा जी, जैसे मेरे पास है कुछ सूचक है, इंडिकेटर है, जैसे लिटमस विलयन है। अगर उदासीन विलयन में होता है तो बैगनी रंग का रहता है, हल्का बैगनी रंग का रहता है। अम्लीय विलयन में लिटमस विलयन को अगर अम्लीय विलयन में डालेंगे, अगर वो अम्लीय माध्यम में होगा तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगर वो क्षारी उसमें क्षार डालेंगे, क्षारीय विलयन में होगा तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। चलो, हल्दी का पेस्ट लिटमस पर हो गया, विलयन उदासीन विलयन में डालोगे तो हल्का पीला, अम्ल में लिटमस पत्र होगा ना यहाँ पर, लिटमस विलयन, चलो लिटमस ही मान लेते हैं, लिटमस पेपर ही मान लेते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए कि हल्दी पेस्ट होगा, हल्दी का पेस्ट हो गया, अगर उदासीन विलयन में डालेंगे तो पीला हो जाएगा, अम्लीय विलयन में डालेंगे तो पीला हो जाएगा।
लेकिन क्षारीय विलयन में डालेंगे तो भाई भाई मेरे लाल हो जाएगा। इसीलिए वही हल्दी वाला खाना जो लग गया ना दाल उल का सब्जी का, मत डालना, साबुन से मत धोना और लाल हो जाएगा वो। जैसे हाइड्रेंजिया है, जो पंखुड़ी है, हाइड्रेंजिया फूल की पंखुड़ी जो है उसको उदासीन विलयन में डालेंगे तो नीला हो जाएगा, अम्लीय विलयन में डालेंगे तो नीला रहेगा, नो चेंज नो चेंज। लेकिन जैसे आप क्षारीय विलयन में डालेंगे तो गुलाबी कलर का हो जाएगा। और ये जितने थे बच्चा जी ए बी सी, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये हैं नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक है। ये तीनों के तीनों क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक है। अब आइए दो और दिखाता हूँ। फिनोप्थिलीन का नाम देखना, फिनोप्थिलीन है या मेथिल ऑरेंज है, और ये उदासीन विलयन में जाएगा। ये क्या है, उदासीन विलयन का ये है स्लाइड है। और ये उदासीन विलयन में डालेंगे तो कलरलेस रहेगा, रंगहीन, कोई रंग ही नहीं बचेगा। लेकिन इसको आप क्षार में डालेंगे तो भी रंगहीन, सॉरी उदासीन विलयन में रंगहीन, अम्लीय विलयन में रंगहीन। लेकिन जैसे आप इसमें क्षार डालेंगे तो पिंक कलर का हो जाएगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा। ऐसे ही मेथिल ऑरेंज उदासीन विलयन में नारंगी रहेगा, क्षारीय विलयन में लाल हो जाएगा, और अम्लीय विलयन में लाल हो जाएगा, और क्षारीय विलयन, ये किसका टाइली है, क्षारीय विलयन का, और क्षारीय विलयन में पीला हो जाएगा। क्षारीय विलयन में पीला हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। सारा कलर भी इस्तेमाल किया कि बच्चा कम से कम इतना भी तो इंटरेस्ट लेकर पढ़ो। इतना अच्छा सा आपका नोट्स बनाया गया है कि बच्चे इसके बाद भी नहीं पढ़ोगे तो क्या कहने। इतने साइंस में आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सर ने बहुत सारे कलर यूज किए हैं ताकि नोट्स कलरफुल दिखे, बच्चे को पढ़ने मजा आए। ये दोनों के जो मैं नाम देखा हूँ डी और ई, इसको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर या मैन मेड इंडिकेटर। संश्लेषित सूचक है या मानव निर्मित सूचक है, इसको हम लोग बना सकते हैं। कुछ सवाल है, कर लो आंसर। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा रंग उदासीन लिटमस का होगा। उदासीन लिटमस पत्र का, उदासीन लिटमस पत्र का जो रंग होता है कैसे होता है, उदासीन लिटमस पत्र का जो रंग होता है बच्चा जी हल्का बैगनी। कैसे होता है, हल्का बैगनी। दूसरा क्वेश्चन, क्षारीय माध्यम में दिए गए संकेत सूचकों के रंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। हल्दी डालने पर लाल ईंट, चाइना रोज का बिलियन लाल, हल्दी पीला, चाइना रोज का बिलियन लाल। और ऑप्शन सी और डी इधर है, दो ऑप्शन लिख लिया आपने। ऑप्शन सी और डी देखो, ऑप्शन सी कहता है कि जो हल्दी होगा लाल ईंट का हो जाएगा, चाइना रोज बिलियन ग्रीन हो जाएगा, हल्दी पीला, गुड़हल का बिलियन लाल हो जाएगा। तो इसमें से आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन में से करो जल्दी। चलो, जिन बच्चों ने आंसर किया सी बहुत सही है, क्योंकि हल्दी का जो लाल ईंट होता है और चाइना रोज का जो बिलियन होता है, चाइना रोज का जो बिलियन होता है बच्चा जी वो ग्रीन कलर देगा। किसके माध्यम में, क्षार के माध्यम में। क्षार में हल्दी लाल ईंट का बन जाएगा, और चाइना रोज का बिलियन होता है जो ग्रीन होता है। कहाँ पर आया था आपको, क्षार बिलियन में चाइना रोज का कहीं मैं अलग पढ़ाया हूँ, चलो ठीक है, चलो यहाँ लिख भी दिया हूँ, हिंट से दे दिया हूँ, हिंट से ले लो। चाइना रोज जो सॉल्यूशन होता है, उदासीन में लाइट पिंक होता है, एसिड में डार्क पिंक होता है, और बेस में ग्रीन हो जाता है। ठीक है, चलो। और रेड कैबेज के बारे में थोड़ा जान लो। न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल और एसिड में, यानी उदासीन में और अम्ल में, उदासीन विलयन में और अम्लीय, एसिडिक का हिंदी अम्लीय होता है, न्यूट्रल का हिंदी बच्चा जी उदासीन होता है। इनमें इनका कलर रेड रहेगा यानी लाल रहेगा। और बेसिक माध्यम में, बेसिक मीडियम में ये ग्रीन कलर का हो जाएंगे, अर्थात हरा कलर का हो जाएगा। मज़ा आया बच्चा जी, पढ़ के मज़ा आ रहा है क्या, मज़ा आ रहा है सर, मज़ा आ रहा है सर, मज़ा आ रहा है सर। चलो, आपने जो ऑल फैक्ट्री वाला पढ़ा था ना, थोड़ा इसको भी लिख लेंगे आप। ऐसे तो मैं लिखवा दिया हूँ, फिर भी देख लें एक बार, इसको मत लिखिएगा, इसको पढ़ लें। ये सर मैं लिखवा दिया हूँ, शायद ऑल फैक्ट्री लिखवा दिया हूँ, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर लिखवा दिया हूँ। जैसे प्याज को कपड़े में इसको कर देखेंगे तो वही, और एसिडिक का सॉल्यूशन होगा तो गंध बरकरार रहेगा, यहाँ पर गंध हट जाएगी। छड़िए में वेनिला एंजाइम मतलब गंध बरकरार रहेगा, छड़िए में गंध हट जाएगी। लौंग तेल स्मेल रिमेंस यानी बरकरार रहेगा, और जैसे छड़िए में डालेंगे तो स्मेल वेनिश हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। तो मैं लिखवा दिया हूँ, यहीं से लिखवा दिया हूँ। देखो, गंध रहेगा, गंध रहेगा, बात वही है ना। यहाँ पर शॉर्ट और छोटा कर दिया हूँ, यहाँ पर कुछ शब्दों को खेल दिया, शब्दों में लिख दिया गया, कोई बात नहीं। ऑल फैक्ट्री मतलब होता है सूंघने की शक्ति, घ्राण शक्ति।
क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चा जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए, कोई व्यक्ति नहीं देख सकता है, अम्ल क्षार के बीच में अंतर करना है, तो सबसे अच्छा उसके लिए इंडिकेटर क्या होगा? लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र। 2 ऑप्शन हो गया, लिख लिया अपने। चलो अब तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन इधर से लिख लो। ऑप्शन से चाइना सोल्यूशन दे दें उसको, अंधा व्यक्ति है तो, कि उसको वेनिला के गुण वाला कोई दे दे, तो बच्चे वेनिला गुण दे दो ना, क्योंकि जैसे उसको अम्लीय में डालेगा तो वेनिला का गुण गंध महकेगा, जैसे क्षार में डालेगा तो गंध गायब हो जाएगा, तो अंधा व्यक्ति भी समझ जाएगा कि भाई इसमें तो गंध गायब हो गया, तो जिसने गंध गायब किया वो क्षारीय होगा। तो ये सही है, ऑप्शन डी सही है। ये देखो, निम्नलिखित में किस पदार्थ का लौंग का तेल की गंध गायब हो जाएगी? सिरका में, नींबू के रस में, पीने का पानी या साधारण नमक में, जल या बेकिंग सोडा में? जल में बेकिंग सोडा होगा तो बेकिंग सोडा क्या बच्चे क्षार होता है, और क्षार में उसका स्वाद गायब होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्या मज़ा आ रहा है बच्चा जी, प्यारे बच्चों को? ऐसा बिल्कुल मज़ा आ रहा है। चलो कुछ क्वेश्चन करते चलो। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है? भाई प्यारे बालक, ये तो कर देने का, तो मिथाइल ऑरेंज जो है बच्चा जी प्राकृतिक सूचक नहीं है। चाइना रोज है, ये है, टर्मरिक है। मिथाइल ऑरेंज क्या है? सिंथेटिक है, ये मैनमेड है। निम्नलिखित में कौन क्षारीय माध्यम में गंध बदलता है? फेनोल्फथालीन, मेथिल ऑरेंज, लिटमस विलियन, लौंग का तेल। अरे बच्चा जी कब से तक पढ़ रहे हो तुम लोग सब? लौंग तेल। नीला लिटमस पत्र की 2 पंखुड़ी ली जाती है, एक नींबू में डाला जाता है, दूसरे को आसुत जल में डाला जाता है, तो भाई बताओ अंतिम रिजल्ट क्या आएगा? मैं बहुत डिटेल में लिखवाया था। एक तो भाई देखो, अम्ल में तो लाल हो जाएगा, अम्ल में देखो पहले क्या डाला गया है? नींबू का रस, अम्ल है तो लाल हो जाएगा, और आसुत जल यानी उदासीन में डाला गया तो नीला हो जाएगा। आसुत जल ठीक है तो नीला हो जाएगा। इसको मैंने कहाँ लिखवाया था आपको? चलो यहाँ लिख दिया हो, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर, कुछ हिंट्स पढ़ लेने का। अम्ल जो होता है नीला लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, EBR। और जो क्षार जो होते हैं, देखो ABR ट्रिक क्या है? एसिड ब्लू से रेड कर देगा, और क्षार जो होंगे ब्लू लिटमस को रेड टू ब्लू कर देंगे। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। मिथाइल ऑरेंज को क्षार में के माध्यम में पीला हो जाता है, सत्य है कि असत्य है? तो ये बात सत्य है बच्चा जी, क्योंकि अपना बड़ा मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड होता है, उदासीन में ऑरेंज होता है, और क्षार में येलो हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं भाई, प्रैक्टिस मज़ा आ जाएगा, इतना प्रैक्टिस करा देंगे आपका मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। हाइड्रेंजिया का फूल जो होता है बच्चा क्षारीय माध्यम में गुलाबी कलर हो जाता है, यस और नो? तो ट्रू, बिल्कुल, ये भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। 2023 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? ओहो प्यारे बालक, प्राकृतिक सूचक हल्दी ही तो होगा। निम्नलिखित में पदार्थ में कौन सा जलीय विलयन में नीला लिटमस को लाल कर देगा? नीला को लाल करना है तो भाई सबको जानते हैं, और नीला को लाल करेगा तो अम्ल होगा, नीला को लाल किया तो एसिड होगा। निम्नलिखित में कौन सिंथेटिक सूचक कौन है? निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है? तो भाई देखो, हल्दी नेचुरल, लाल पत्ता गोभी नेचुरल, लिटमस पत्ता नेचुरल, लेकिन मिथाइल ऑरेंज जो है सिंथेटिक है। जब लिटमस विलियन ना तो अम्लीय होता ना क्षारीय। प्यारा क्वेश्चन है प्यारे जी, गलती मत करना, सिखाया था आपको। येल्लो हल्का बैंगनी होता है, ठीक है सर। लिटमस विलियन बैंगनी रंजक का रंजक जिसे निकाला जाता है, तो मैंने बताया था लाइचेन नामक, लाइचेन से लिखा जाता है ना, ठीक है सर। लेक्चर 2 यहाँ पर लिखा हूँ, लेकिन नहीं ये तो पुराना नोट्स है ना, लेक्चर 2 नहीं चलेगा, अभी तो लेक्चर 1 नहीं चलेगा। इतना ऑब्जेक्टिव कराया है, बच्चा खुश होगा, तो बच्चा खुश होगा तो 1-2 क्वेश्चन और करेगा। चलो यहाँ से क्वेश्चन कर दो। देखो, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? अभी तो करा दिया हूँ। जो क्वेश्चन रिपीट होगा तो मत लिखिए प्यारे जी। जब लाल लिटमस विलियन ना, तो ये भी क्वेश्चन करा दिया हूँ, इसको मत लिखिएगा। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे निकाला जाता है लाइचेन से, इसको भी नहीं लिखना है, जस्ट अभी करा दिया हूँ। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है? नेचुरल, सिंथेटिक, अल्फैक्टरी, नॉन? तो बच्चा बोलते हैं लौंग का तेल तो भाई गंधीय सूचक है, तो अल्फैक्टरी है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है? आयन बोला है,
तो भाई लाल को देखो, सॉरी, आयन लाल लिटमस को नीला करेगा तो ये तो क्षार होगा, लाल लिटमस को नीला करेगा तो क्षार होगा, और क्षार में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्साइड। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी इज 100%। क्या बच्चा जी फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओ सर मजा आ गया। मैं फिर से बता रहा हूँ अम्ल क्षार कैसे पहचानना है। देखो नीला, जो अम्ल होगा, नीला लिटमस को, नीला लिटमस पत्र को किस में कन्वर्ट कर देगा? ला, यानी लाल में। इसको इंग्लिश में कैसे याद रखना है? ABR। एसिड जो होंगे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। मज़ा आ रहा है सर जी? चलो सर, दूसरा कॉन्सेप्ट BRB। जो ब्लू लिटमस होगा, सॉरी, जो बेस होगा, बेस बोले क्षारक, ये लाल लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात नीला से लाल में कन्वर्ट करेंगे। मज़ा आ रहा है क्या? बहुत सर। और आपको ये पढ़ा दिया हूँ कि जो एसिड होते हैं इनमें 2 आयन होते हैं, H+ आयन या H3O हाइड्रोनियम आयन, 2 आयन पाए जाते हैं। और क्षारक में मैंने क्या बताया? इसमें OH नेगेटिव होता है, अर्थात हाइड्रोक्साइड का नेगेटिव आयन इसमें होता है। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? ये भी क्वेश्चन करा दिया गया है। चलो, बेस जो भाई क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। अब आपको यहाँ डिफरेंस समझाता हूँ कि क्षारक में और क्षार में क्या अंतर है। देखो, जल में विलेय यानी जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर से बता रहा हूँ बच्चा जी, जो क्षार जल में घुल जाएंगे, जो क्षार जल में घुल जाएगा, कहता है कि जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। जो मतलब ये बेस, जो बेस जल में घुल गया पूरा वो क्षार कहलाएगा, एल्कली कहलाएगा। जो जल में नहीं घुलेगा ठीक से वो कहलाएगा भस्म, वो कहलाएगा क्षारक। वो क्या कहलाएगा? क्षारक। जल में अविलय क्षारक कहलाता है। अर्थात आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सभी क्षारक जो होते हैं क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। सभी बेस एल्कलाइन नहीं होते हैं। सभी बेस अल्कली नहीं होते हैं। क्लियर है? चलो, सभी क्षार भस्म कहते हैं, सभी जो एल्कली होते हैं। तो एल्कली कौन कहलाएगा? जो जल में घुल गया होगा। जो बेस जल में घुल गए होंगे एल्कली कहलाएंगे। अर्थात जितने एल्कली होंगे वो क्षारक होंगे। सारे एल्कली क्षारक होते हैं, सारे क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सारे क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ओ सर मज़ा आ गया, कंप्लीट मज़ा आया सर। तो सभी क्षार भस्म है, सभी क्षार जो होते हैं बेस हैं, लेकिन सभी क्षारक एल्कली नहीं हैं, क्योंकि सब लोग नहीं घुल पाते हैं। चलो, भस्म और क्षारक में अंतर, ये पेपर में आया तो एकदम गर्दा उड़ा के लिख दीजिएगा। चलो, लिख दिया हूँ, दोनों अंतर लिख दिया हूँ। चलो, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो भाई कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी, जिसमें NaCl है ना, सोडियम आयन है। ये सोडियम क्लोराइड बच्चा जो है, ये सोडियम क्लोराइड, ये तो कंपाउंड हो गया। और क्षार भस्म कौन है? ये सब भस्म है। चलो, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म जो होते हैं क्या कहलाते हैं? अरे बच्चा जी सर क्षार कहलाते हैं। क्वेश्चन आता है क्या सर? आया है। चलो सर, मज़ा आ गया बच्चों को। चलो, अब टाइप ऑफ एसिड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनके स्ट्रेंथ के आधार पर, मजबूती के आधार पर अम्ल क्या होते हैं। तो देखो बच्चे, प्रबलता के आधार पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, प्रबल अम्ल और दुर्बल दुर्बल अम्ल। तो प्रबल कौन होगा? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के आधार पर बात करें हम, तो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं यानी कार्बनिक अम्ल, इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक अम्ल जो खनिज अम्ल से प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम लोग खनिज अम्ल भी बोलते हैं। अकार्बनिक जो अम्ल होते हैं उसे हम लोग खनिज अम्ल भी बोलते हैं। और सांद्रता के आधार पर अम्ल को चेक करेंगे। और डाइल्यूट एसिड यानी तनु के आधार पर भी हम लोग एसिड को पहचानेंगे। तो प्रबलता के आधार पर कहते हैं कि अम्ल, प्रबलता का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। हम उसे कब बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो इसको बोलने के लिए बच्चे जी हमें, जब जल कहते हैं, जब अम्ल की प्रबलता का अर्थ होता है बिलियन में अम्ल का पृथक्करण, डिसोसिएशन, उसका घुल जाना, कितना उसमें डिजल्व हुआ,
किस सीमा तक डिजल्व होता है, किस सीमा तक? अम्ल का पृथक्करण या जो उसका डिसोसिएशन होता है, जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही अधिक प्रबल अम्ल होगा, और जितना कम डिसोसिएशन होगा उतना ही दुर्बल अम्ल होगा। जैसे देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं प्रबल अम्ल। जलीय विलयन में पूरी तरह आयनीकृत हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, जो जल में घुलकर पूरा हाइड्रोजन आयन देगा। जो जल में घुलकर ज़्यादा मैक्सिमम मात्रा में H+ आयन देगा या हाइड्रोनियम आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो कम मात्रा में आयन देगा वो दुर्बल अम्ल है। जैसे कुछ एग्जाम्पल याद कर लेना। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि जो हाइड्रोजन आयन जितना अधिक होगा, H+ आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीयता जो मजबूती होती है किस पर निर्भर करती है? H+ आयन पर, अर्थात हाइड्रोनियम आयन पर। Cl जल में टूट क्या बनेगा? H+ प्लस क्लोरीन देगा, क्लोरीन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चा जी? फिर से वाटर से रिएक्शन करेगा और पहले से H2O था और एक H मिल के H3 बन जाएगा और O+ हो जाएगा, यानी H3O+ आयन बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो जितना ये दोनों आयन मिलेंगे H+ या H3O+, उतना ही एसिडिक मजबूत है। तो कुछ प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल मैं नहीं लिखवाया हूँ क्या? ये क्या बात हो गया सर? एक बच्चा मिनट रुक जाओ, थोड़ा पुराने कंटेंट में देख लेता हूँ कि कुछ एग्जाम्पल मिल जाए। जैसे मिल गया, 2 मिला, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो यहाँ पर भी थोड़ा पढ़ लो, वही बात फिर से लिखवाया गया है। वे अम्ल जो जल में घुलने पर पूरी तरह से आयनों में विघटित हो जाते हैं और विलयन में बड़ी मात्रा में H+ आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ये भी डिफिनीशन आप याद रख सकते हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? तो वे अम्ल जो जल में घुलकर कंप्लीटली टूटकर बड़ी मात्रा में H+ आयन देते हैं, और आयन कब देंगे? एक्वस सॉल्यूशन में देंगे, इसलिए क्यों लिखा है। प्रबल अम्ल कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। जैसे HCl हाइड्रो जलीय विलयन में टूटकर H+ AQ प्लस क्लोरीन माइनस AQ। दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। फिर से याद रख लो, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी टूट के बदलेगा आयन। ये दोनों क्या हो रहा है? कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, इनका कंप्लीट विघटन हो रहा है और बड़ी मात्रा में क्या दे रहे हैं? H+ आयन। इसीलिए दोनों क्या हो गया? प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल हो गया। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4। ठीक है, एक नोट लिखवा दिया हूँ, सिर्फ H2CO3 को छोड़कर कार्बोनिक अम्ल, H2CO3 को छोड़कर कार्बोनिक अम्ल, H2CO3 को और अन्य को छोड़कर, इसको और अदर को छोड़कर जितने खनिज अम्ल हैं वो भी प्रबल अम्ल हैं। ठीक है, एक नोट की बात है, इसको लिख। तो अपने एग्जाम्पल में क्या डाल लीजिए, यहाँ मैं पढ़ाया हूँ आपको, जस्ट नहीं पढ़ाया हूँ, थोड़ा सा जो इसको भी मत लिखने का। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं भूल गया हूँ, तो एक तो यहाँ पर लिखा हूँ, हाँ नहीं रे प्यारे वाले, मैं लिखा हूँ मैं भूल गया था, यहाँ लिखा हूँ ना उदाहरण एग्जाम्पल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है? प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल हैं। चलो चलते हैं। तो जो जल में घुलकर बड़ी मात्रा में H+ आयन देगा क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड क्या है? जो जल में घुलने पर आंशिक, देखो जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, जो पूरा डिसोसिएशन नहीं होंगे, एक्वस सॉल्यूशन में आयनीकृत किससे? आंशिक रूप से होते हैं, यानी आंशिक को बोलते हैं पार्शियली डिसोसिएशन होगा जिसका, वो कहलाएगा वीक। इसमें कम छोटा टूटेगा। ऐसा मत बोलना कि दुर्बल अम्ल में H+ आयन नहीं होता है। अगर H+ आयन नहीं होता तो सब अम्ल बोलते ही नहीं। हम H+ आयन होते हैं, बहुत कम होता है। अगर बहुत बड़ी मात्रा में होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, कम मात्रा में H+ आयन होते हैं तो भाई क्या बोलते हैं? वीक एसिड। कम मात्रा में हाइड्रोनियम आयन यानी हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ उत्पन्न करते हैं कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। इनके एग्जाम्पल कुछ है क्या? देख लिया जाए। एक सेकेंड ये वाला रिएक्शन लिख लेंगे। जैसे देखिए एसिटिक अम्ल कौन है? एसिटिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल है, क्योंकि टूटेगा ना बच्चे तो H+ ये देगा। और देखो यहाँ पर पार्शियली डिसोसिएट होगा, यहाँ पर क्या होगा? पार्शियली डिसोसिएट होगा आंशिक रूप से। तो कार्बोनिक अम्ल H2CO3 मैंने बोला था कम दुर्बल अम्ल है, ये भी टूटेगा। तो ये दोनों पूरा नहीं होते हैं, ये कम मात्रा में देते हैं, इसीलिए क्या ये
दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल हो गया, एक हो गया आपका एसिटिक एसिड और दूसरा हो गया आपका कार्बोनिक एसिड। इसका फुल H2CO3 कार्बोनिक एसिड और CH3COOH इसको पढ़ते एसिटिक एसिड। ये है एसिटिक अम्ल। दोनों नोट हो गया, ये दोनों रिएक्शन नोट हो गया बच्चा जी। और सर मज़ा आ रहा है सर, मैं खुद बच्चा जी आपको लाइव क्लास में जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लाइव, ऐसा मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि बच्चा जी काश हमें भी ऐसा पढ़ाया गया होता तो हम बच्चे जी बहुत अच्छे होते। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का, हम 2007 में मैट्रिक एग्जाम दिए थे, लगभग हमारे समय बच्चा जी एजुकेशन इतना डेवलप नहीं था। और रियली बताऊँ तो गाँव में तो, मैं शहरों की बात हम नहीं कर पाएंगे, शहर में तो भाई सही शुरू से ही लगभग पढ़ाई कहीं ना कहीं बेहतर रहा है। मैं गाँव में पढ़ रहा हूँ, गाँव में तो आज भी बच्चा जी 90% वैसा ही चल रहा है। कोई बच्चा पास हो गया, ट्यूशन खोल के बैठ गया है, पढ़ा रहा है, बुक से लिखवा रहा है, बच्चे रट रहे हैं। कहीं ना कहीं हम बहुत सारे बच्चों को लाइफ ख़राब किया जा रहा है आज भी। मैं ऐसा कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। बच्चों के लिए बहुत सारे क्लासेस, लाइव क्लासेस, सब कुछ रखा व्यवस्था, इतने खर्च किया हूँ कि बच्चों को, अगर मुझे जो कंसेप्ट कमज़ोर है बच्चों को मैं डायरेक्टली उन टीचर से पढ़वा दूँ जहाँ बच्चे टीचर उसकी स्पेशलिस्ट हैं। आपको बताया था बच्चा जी, ये तो हो गया। अब सांद्रता के आधार पर हम चेक करेंगे कि कौन, चलो डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, सांद्रता के आधार पर। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड यानी इसको बोलते हैं सांद्र विलयन किसी, सांद्र अम्ल क्या होता है? तो किसी अम्ल की सांद्रता का अर्थ होता है उसके जलीय विलयन में निश्चित मात्रा में मौजूद अम्ल की मात्रा। सांद्रित अम्ल यानी कंसंट्रेशन एसिड क्या है? इसके जलीय विलयन में निश्चित मात्रा में अम्ल की एक बड़ी मात्रा मौजूद होती है। और डाइल्यूट कब बोलेंगे तो देखो इसमें कम मात्रा में होगा। जैसे देखो सर, एक एग्जाम्पल समझ लो, यहाँ पर एक 50 ml का विलयन है, यहाँ भी 50 ml का विलयन है, दोनों अम्ल हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूँ तनु और सांद्र होता क्या है। तनु और सांद्र बचा एक रिलेटिव वर्ड है। क्या है? एक रिलेटिव वर्ड होते हैं। दो बीकर अपने देख रहे हैं, ए और बी। इसको मैं कंसंट्रेशन क्यों बोलूँगा और इसको मैं डाइल्यूट क्यों बोलूँगा? इसको मैं सांद्र अम्ल हिंदी में बता रहा हूँ, और इसको हिंदी में हम लोग तनु विलयन क्यों बोलेंगे? तनु अम्ल। चलो इस विलयन को हम क्यों बोलेंगे? देखो इसमें 50 ml हमने H2O लिया, इसमें 50 ml H2O है, ठीक है सर। तो इसमें 5 ml HCl लगे हैं और इसमें 2 ml HCl है। पानी सेम है दोनों में 50 ml वाटर हैं, H2O हैं। लेकिन इसमें एसिड कितना है? इसमें Cl है 5 ml, इसमें Cl कितना 2 ml। तो बच्चे जब डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, बी वाला जो बीकर है होगा इसकी अपेक्षा में क्या है, इसमें कम एसिड है तो इसमें कम आयन टूटेगा, कम एसिड है तो कम आयन टूटेंगे, इसमें ज़्यादा आयन होगा। तो जिसमें ज़्यादा एसिड है तो जल में, तो ये आप डायरेक्टली इसको नहीं बोल सकते थे। और सर दूसरा कोई विलयन होगा उसमें 10 ml HCl हो, तो ये दो रिलेटिव वर्ड है, दो कंपेयर करना पड़ेगा। अब हम दोनों बता सकता हूँ कि ये सांद्र है और ये तनु है। क्या है लड़ाई है? इसमें कोई लड़ाई नहीं है सर। अब सर हाइड्रा एसिड क्या होते हैं, हाइड्रा अम्ल क्या होते हैं? तो इनमें अम्ल और एक कहते हैं, इनमें हाइड्रोजन और एक अत्याधिक तत्व होता है। इनमें हाइड्रोजन के अलावा एक अधात्विक, मैं क्या पढ़ रहा था कब से, अधात्विक। इनमें हाइड्रोजन के अलावा एक नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस होगा, एलिमेंट्स होगा, जैसे कि, और इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। हाइड्रा एसिड में बच्चा जी ऑक्सीजन नहीं होता है, जैसे कि देख लें आप HCl, HBr यानी हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI हाइड्रा क्या बोलते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड, आयोडाइड इत्यादि। अब ऑक्सीऑक्साइड क्या होते हैं? ये वाला। तो इसमें कहता है कि अम्ल में ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन के कुछ तत्व भी होंगे। इसमें हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। सिंपल सा एग्जाम्पल है। एक याद रखना है नाइट्रिक एसिड के बारे में। ऐसे इतने टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए हैं अब तक बिहार बोर्ड में, लेकिन हम रेडी हैं अपने कम्पिटिटिव के लिए, ताकि बच्चा मेरा जब क्लास 11 में जाओ तो बिल्कुल ये ना बोलो कि सर ने मेरा बेस ख़राब कर दिया। आप वहाँ थैंक यू बोलोगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब मोनोप्रोटिक क्या होते हैं सर? मोनोप्रोटिक एसिड क्या होते हैं? तो मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब होता है अम्ल के जलीय विलयन में एक प्रोटॉन प्रदान करेगा, एक ही प्रोटॉन प्रदान करेगा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल होंगे नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, HNO3 नाइट्रिकम, CH3, इसको कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं ना सर? हाँ नहीं, इसको कार्बोनिक, CH3CO, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? मोनोप्रोटिक एसिड के एग्जाम्पल हैं। मोनोप्रोटिक अर्थ होता है कि भाई वन, मोनो मतलब वन और हाइड्रोजन एक, जिसमें एक हाइड्रोजन हो। डायप्रोटिक का मतलब होता है कि जिसमें दो प्रोटॉन हो, जिसमें जो जलीय विलयन में दो, वे अम्ल जो जलीय विलयन में 2 प्रोटॉन प्रदान करें।
ट्राई प्रोटोन जो जली विलयन में 3 प्रोटॉन प्रदान करें, एग्जाम्पल में H3PO4 या H2SO4, इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, याद रखिएगा। अम्ल का तनुकरण। अच्छा भाई, मैं बोलूँगा किसी अम्ल को आप तनुकरण करो, उसमें जल की मात्रा बढ़ा दो। कैसे बढ़ाओगे? एसिड में जल डाल दोगे कि जल में एसिड डालोगे? सोचो तो कोई बच्चा सोच रहा होगा ना, सर क्या फ़र्क पड़ता है, पानी में जल डाल दूँ या जल में पानी डालूँ? फ़र्क पड़ेगा बच्चा जी, यहाँ डेंजरस फ़र्क पड़ेगा। चलो, और आज का ये अंतिम टॉपिक होगा इस लेक्चर का। तो देखो यहाँ पर सवाल है बच्चा जी कि जब जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी घटना घटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए क्वेश्चन का आंसर पहले कर दिया। 1 और 3 ये क्या होगा? आयनीकरण तो होगा ही होगा, क्योंकि जल में जाकर अम्ल आयनीकृत होते हैं, डीजल डिसोसिएट होते हैं। और ऑप्शन 3 वो तनु भी हो जाएगा, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, अम्ल की मात्रा घटेगा। तो पानी की मात्रा जैसे बढ़ाएंगे तो तनुकरण कहलाएगा, डाइल्यूशन कहलाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा वो। चलो सर, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई डाइल्यूट ऑफ एसिड, अम्ल का तनुकरण का तरीका सही कौन सा है? कौन सा तरीका सही है? 2 तरीका दिखा रहा हूँ। एक एसिड में यहाँ पर अम्ल डाला जा रहा है, पानी है, पानी में अम्ल को डाला जा रहा है। यहाँ पर पहले से अम्ल है, ऊपर से पानी डाला है। पानी का कलर मैं थोड़ा नीला कलर ले लिया हूँ, नीला कलर है ना। चलो ठीक है सर, बताओ ये प्रोसेस अच्छा है कि ये प्रोसेस? यस और नो? तो बच्चा बोला सर ये प्रोसेस तो गलत है और ये सही है। सर रीज़न बता दो ना सर। अरे बच्चा जब साइंस पढ़ रहे हो तो रीजन तो लेके जाओगे ना। बिल्कुल। तो क्या होता है बच्चे, जब भी अम्ल में पानी मिलाते हैं या पानी में अम्ल डालोगे, दोनों में क्या होता है, ये दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। दोनों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होंगे, चाहे पानी में अम्ल डालो चाहे अम्ल में पानी डालो, दोनों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। लेकिन ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा कहाँ सर? नीचे होगा ऊपर होगा? तो ये होगा ऊपरी लेयर पर। कहाँ होगा? ऊपरी लेयर पर। और पहला आपसे बता दूँ कि बच्चा जो एसिड होते हैं, देखो पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको और डिटेल में समझा दूंगा। जब हम पानी में अम्ल को डालते हैं तो ये तरीका सही है, ये तरीका बिल्कुल सही है। जब हम पानी में अम्ल को डालते हैं तो अम्ल का घनत्व जो होता है बच्चा जी, जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। रो 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 रोना मत, छुट्टी कर रहे हैं, रोना मत, छुट्टी नहीं करेंगे, अब जस्ट छुट्टी करने वाला हूँ। जो जल का डेंसिटी, वो कहना है कि भाई जो अम्ल का डेंसिटी होता है जल से ज़्यादा होता है, अर्थात ज़्यादा डेंसिटी होता है, तो क्या होगा? अम्ल तो नीचे चल जाएगा। अम्ल कहाँ चल जाएंगे? नीचे। इसलिए एसिड जो होता है पानी के नीचे चला जाएगा और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नीचे होगी। लेकिन यदि अम्ल में, देखो अपने क्या पढ़ा कि एसिड नीचे चला जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन यदि बच्चा जी, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नीचे होगी, लेकिन यदि अम्ल में, दूसरा रीजन, यदि अम्ल में हम पानी डालें तो जल का घनत्व कम होने के कारण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊपर होगा। जल का घनत्व कम है तो रिएक्शन कहाँ होगा? ऊपर ही होगा, पानी के ऊपर होना शुरू हो जाएगा। जिससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊपर होगा तो हो सकता है कि उस पर से कुछ ऊष्मा निकल के, उसमें से हीट निकल के हमारे चेहरे पर जाए, हमारे हाथ पर भी गिर जाए, कहीं त्वचा पर पड़ जाए तो जलेगा, जलन पैदा होगा, जल सकता है। अम्ल को जल में मिलाने के बाद डंडी से उसको हिलाते रहना चाहिए। अम्ल को जल में डालना है, अम्ल पहले जल ले लो, फिर अम्ल थोड़ा सा डालो, थोड़ा सा अम्ल डाला, जल से मिलाओ, फिर जल से मिलाओ, पूरा। और ये रिएक्शन कहाँ होंगे बच्चे जी? नीचे होंगे, क्योंकि भाई अम्ल तो नीचे है, नीचे रिएक्शन होगा। अब चलो, अब एक क्वेश्चन कर लो। तो आपने क्या सीखा? किसको जल में अम्ल मिलाओगे, अम्ल में जल को मिलाओगे? तो आपने सीखा कि भाई हम पानी में एसिड डालेंगे। क्या डालेंगे? पानी में एसिड डालेंगे। एसिड में पानी को नहीं डालेंगे, ठीक, क्योंकि पानी घनत्व कम है, ऊपर ही रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। पानी डालोगे थोड़ा थोड़ा, तो जिससे थोड़ा सा पानी रिएक्शन थोड़ा फास्ट यहीं पहुँच जाएगा। और पानी पहले से, तो एसिड डालोगे तो एसिड कहाँ चल जाएगा? नीचे चल जाएगा, तो रिएक्शन नीचे होगा। तो भाई नीचे ना थोड़ा थोड़ा दोनों में तो होगा एक्सोथर्मिक। तो ये कंसेप्ट आज का क्लियर हो गया और आज का आखिरी टॉपिक था ये। एक दो क्वेश्चन है आपके लिए, कर लीजिएगा, समझो कि होमवर्क है। हो गया? मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए बच्चे जी आपको बोलता हूँ थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा, और इतना परिश्रम मुझे अच्छा लगा होगा
तो थोड़ा सा करके वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लिंक जरूर शेयर कर देना अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, जहाँ जहाँ अपने दोस्तों से आप जुड़े हैं अपने रिलेशन में डाल दें। कम से कम बच्चा जी इसमें से कुछ उनका अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं इसमें कुछ बुरी बातें नहीं कर रहे हैं। हम लोग पढ़ाई की बातें मानता हूँ, बहुत सारे लोग को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती होंगी, फिर भी आपका ड्यूटी बनता है कि सर के लिए थोड़ा सा मेहनत जरूर करें। और जो बच्चा मेरा ऑफलाइन के बच्चे वीडियो देखेंगे तो अपने नाम को कमेंट में जरूर डालिएगा, और वीडियो में आपको जो अच्छा लगता है उसका सुझाव, या वीडियो में आपको कुछ कमी दिख रहा है तो उसका भी सुझाव आप कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। थैंक यू, लव यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और 24 में तैयारी करके 25 में अपना जम कर एक रिजल्ट दिखाइए। धन्यवाद।